Good morning, students. The last session we have gone through with the case study. लास्ट वीडियो में अपन ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पेपर में कैसे पढ़ना चाहिए इस टीचिंग पेडागॉजी के तहत केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडी से लर्निंग कितनी आसान होती है, केस स्टडी से समझ कैसे बढ़ती है, इसको लेकर के कुछ बात की थी और एक स्टोरी आपको डाली थी। शायद आपको ठीक लगी होगी। आज अपन उसी केस स्टडी को थोड़ा एक्सटेंशन दे रहे हैं, थोड़ा एक्सपांसन कर रहे हैं। चित्र बहुत खूबसूरत लग रहा होगा आपको। शायद अंदाज लगाइए ये किस चीज़ के डिब्बे हैं। कोई आइसक्रीम वाला है क्या? कहाँ का हो सकता है? आगे वीडियो ख़त्म होने तक अपनी कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस क्लास में। केस स्टडी की सेकंड एपिसोड है ये जस्ट आपको बताने के लिए कि मैनेजमेंट को पढ़ने का मतलब केवल उसको याद करना नहीं है। मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना पड़ता है। जिसकी समझ अच्छी है वो अच्छा मैनेजर हो सकता है। तो सारा खेल समझ का है। समझ, शायद ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा मानना है कि भगवान ने जो हमको 5 सेंसेस दिए हैं, 5 जो ज्ञानेंद्रियां दी है, उनको अगर हम ठीक से इस्तेमाल करें, उनको सजग रखें, तो शायद हमारी समझ अच्छी, गहन और विशाल होती है। देखिए, आज की इस क्लास में अपन एक और केस स्टडी पर बात करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। केस स्टडी को लेकर के हमें याद नहीं करना है कि केस स्टडी किसे कहते हैं, और इसको अच्छे विद्वानों ने, प्रबंध के जानकार विद्वानों ने किस तरीके से परिभाषित किया है, याद नहीं करना है। केवल एक बोल्ड लेटर्स में जो मैंने लिखा है उसको जरूर अंडरलाइन करके पढ़ने की कोशिश करें। ये जिज्ञासु प्रवृत्ति, जानने की इच्छा, ये पैदा करना है। केस स्टडी बहुत क्रिएटिव होती है, बहुत ही क्रिएटिव, 2 तरीके से। एक प्लानिंग के पार्ट पर, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट पे। प्लानिंग का मतलब कोई भी चीज जो हम पहली बार कर रहे हैं उसके बारे में सोचना, उसके बारे में एक कल्पना करना, और कल्पना करके कुछ चीजें तय करना, उनका क्रम तय करना क्रिएटिव होता है। और दूसरा, काम करते करते कोई समस्या आ गई, अड़चन आ गई, उस अड़चन को जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में, कम से कम साधन में, कम से कम पैसा खर्च करके और बिना उद्देश्य से भटके, बिना लक्ष्य से भटके हमें उस समस्या को हल करना है। जब ऐसी बातें आती है कि लक्ष्य से हटना नहीं है और कम से कम पैसा और कम से कम समय और कम से कम लागत, कम से कम श्रम में ये समस्या हल करनी है, तो हमें कई बार निर्धारित सीमाओं से बाहर जाकर के सोचना पड़ता है, बाउंड्री से बाहर जाना पड़ता है। इसलिए इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कैसी होती है, इसका उदाहरण आप देखिए। आपको एक
छोटा सा वीडियो जो एक बहुत पॉपुलर केस स्टडी है उसके बारे में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये स्टोरी बेसिकली जापान की है और ट्रू रियल स्टोरी, रियल प्रॉब्लम स्टोरी है। लेकिन चूंकि जब प्रॉब्लम स्टोरी बाहर आ जाती है और पब्लिक हो जाती है तो उसको लोग अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बचपन टेल्स। आज की कहानी खाली डिब्बा। आपको नई शिक्षा नीति 2020 हमारी शिक्षा को किस प्रकार व्यवहारिक जीवन और व्यावसायिक कौशल से जोड़ेगी, ये समझने में मदद करेगी। तो कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने बचपन टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए। मैनेजमेंट के कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के बारे में बताया जा रहा था। कुछ देर पढ़ाने के बाद प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को एक केस स्टडी सॉल्व करने को दिया। उन्होंने कहा, जापान की एक साबुन बनाने वाली कंपनी अपनी क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास प्रोसेसेस के लिए जानी जाती थी, पर आज उनके सामने एक अजीब समस्या खड़ी हुई। उन्हें कंप्लेंट मिली कि एक कस्टमर यानी ग्राहक ने जब साबुन का डिब्बा खरीदा तो वह खाली था। कंप्लेंट की जांच की तो पता चला कि गलती कंपनी की तरफ से हुई थी। असेंबली लाइन से जब साबुन डिलीवरी डिपार्टमेंट की ओर भेजा जा रहा था तब एक डिब्बा खाली ही चला गया। इस घटना से कंपनी की मार्केट में काफी किरकिरी हुई। कंपनी के बड़े अधिकारी बड़े परेशान हुए कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, गहन चर्चा हुई और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए। स्टूडेंट्स, बीच में रोक रहा हूं, आप भी सोचिए, डिब्बा खाली चला गया। ये सही बात है कि शायद उठाते समय किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि साहब खाली है तो इसमें वेट नहीं है, खाली कैसे है। लेकिन जब काम मशीनों से होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है, मैन हैंडलिंग या ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, जहाँ मानवीय दखल बहुत कम होता है, जहाँ सारा काम मशीनों से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ऐसी गलती की संभावना है। तो आप बताइए, भविष्य में कोई कार्टून जिसमें साबुन होते हैं, कोई डिब्बा जिसमें कि साबुन होते हैं, वो खाली नहीं जाए, कंपनी की हल्की नहीं लगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप क्या सुझाव देंगे? जरा सोच करके रखिए, अपने पास पॉइंट आउट करके रखिए कि आप अगर उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आप उस कंपनी के मैनेजर हैं, आप उस कंपनी के अधिकारी हैं, आप उस कंपनी के टेक्निकल आदमी हैं, आप क्या सजेशन देते हैं? देखिए वहाँ पर क्या सजेशन हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ वो देखिए। बहुत विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया गया कि असेंबली लाइन के अंत में एक एक्सरे मशीन लगाई जाएगी जो एक हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर से कनेक्टेड होगी। मॉनिटर के सामने बैठा व्यक्ति देख पाएगा कि डिब्बा खाली है या भरा। देखिए, चूंकि जापान जैसे देश की बात हो रही है जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, जहाँ पर मशीनें आम बात है, तो उन्होंने उस तरीके से सोचा और कहा जब भी माल बन जाएगा, पैक होकर के बाहर निकलेगा, तो वहाँ पर एक एक्सरे मशीन लगाई जाए। एक्सरे मशीन तो आपने देखी ही होगी, हॉस्पिटल्स में जब कोई बीमार होकर के पहुँचता है अपने इलाज के लिए, तो कई बार डॉक्टर्स कहते हैं भाई एक्सरे कराओ, तो अंदर से हड्डियों की टूट फूट हो, हड्डियों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार हो या शरीर के आंतरिक हिस्से में कोई चीज़ की प्रॉब्लम है जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते, तो एक्सरे करवाते हैं। आई थिंक सो एक्सरे की मशीन काफ़ी महंगी आती होगी,
लाखों रुपए खर्च होते होंगे, और उसके बाद उस एक्सरे को मशीन में से डिब्बे तो निकल जाएंगे, खाली गया कि भरा हुआ गया, मशीन खुद तो नहीं बोलती। तो उसको भी चेक करने के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर लगाया गया, कंप्यूटर पर आदमी लगाया गया। तो देखिए, मशीन के लाखों रुपए के खर्चा, बिजली का खर्चा और एक आदमी की सैलरी जो कंटिन्यूसली वॉच करे कि कोई खाली तो नहीं गया। कितना कॉस्टली हुआ ये सजेशन। सजेशन बहुत अच्छा है, टेक्निकली बहुत अच्छा है, लेकिन कॉस्टली कितना है, कितना महंगा है। क्या हम सस्ता सजेशन दे सकते हैं क्या? चूंकि जापान जैसी इतनी बड़ी कंपनी जिसमें हाईली क्वालिफाइड लोग लगे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया। अब देखिए आगे। कुछ दिनों में ही ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया, पर जब एक छोटी रैंक के कर्मचारी को इस समस्या का पता चला तो उसने इस समस्या का हल बड़े ही सस्ते और आसान तरीके से निकाल दिया। देखिए, एक छोटे स्तर का कर्मचारी, उसने इस समस्या का हल बहुत आसान तरीके से और बहुत कम खर्च में निकाल दिया। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन समझ देखिए आप उस व्यक्ति की। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा, मैनेजमेंट समझ मांगता है। आप मैनेजमेंट की किताबों को पढ़ लिख करके 100 में से 90 नंबर ले आओगे, यू मे बी ए गुड मैनेजमेंट स्टूडेंट, लेकिन व्यक्तिगत लाइव जिंदगी में, व्यवहारिक जीवन में एक सफल और अच्छा मैनेजर बनने के लिए समझ चाहिए। वी मस्ट हैव दैट सेंस। तो देखिए, इस छोटे से कर्मचारी ने क्या सजेशन दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशन है, जरा सुनिए। एक ऐसा तरीका जिसमें ना लाखों की मशीन खरीदने का खर्चा था और ना ही किसी आदमी को बैठने की जरूरत थी। सोचिए, अगर आपके सामने ये समस्या आती तो आप क्या करते? सोचिए सोचिए सोचिए। उस कर्मचारी ने ये किया कि उसने एक हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक फैन खरीदा और असेंबली लाइन के सामने लगा दिया। अब हर एक डिब्बे को पंखे की तेज हवा के सामने होकर गुजरना पड़ता था, और जैसे ही कोई खाली डिब्बा सामने आता तो क्या होगा? हवा उसे उड़ाकर दूर फेंक देती। फ्रेंड्स, इस तरह के सॉल्यूशन को हम आउट ऑफ द बॉक्स या क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि इसका किताबी ज्ञान से कोई लेन देन नहीं होता। ये सब हम प्रैक्टिकल नॉलेज से सीख जाते हैं। हम तो देखिए साहब, एक छोटा सा कर्मचारी कितना सुंदर सजेशन दिया। तेज स्पीड से चलने वाला पंखा उस असेंबली लाइन के सामने लगा दिया जाए और वो पंखा चलता रहे। अगर वो डिब्बा खाली होगा तो उस तेज हवा में उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कितना सस्ता है। न तो एक्सरे की मशीन लगानी पड़ी, न उस एक्सरे मशीन को ऊपर देखने के लिए कंप्यूटर मॉनिटर लगाना पड़ा, न आदमी लगाना पड़ा, न उसके लिए अलग से कोई रूम की व्यवस्था करनी पड़ी। तो इस तरह के जो सजेशंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखने से हमको मिलते हैं, ये हमको देखने चाहिए। इसको आपने अभी जब वीडियो चल रहा था तो आपने सुना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या चीज़ है? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मतलब होता है कि हम जब भी सोचने के लिए कहा जाता है, जब भी आपसे कोई सुझाव मांगा जाता है, कोई आपको किसी समस्या का हल मांगा जाता है, तो हम अपने आप को एक चारों तरफ एक लाइन खींच लेते हैं कि इसके अंदर ही हल निकालना है। हम जानबूझ करके अपनी तरफ से निर्णय करने के लिए या हल के लिए या सोच के लिए कुछ बाउंड्रीज खड़ी कर देते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं
कि नहीं, हल इसके अंदर होना चाहिए, इसके बाहर का हल तो अच्छा नहीं होगा, या इसके बाहर तो हम जा करके सोच ही नहीं सकते। ऐसा नहीं, जैसा सोच सकते हो वो सोचिए। प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा बाद में देखेंगे, लेकिन सोच के तो देखिए। हमें किसने रोका है कि आपको इसी तरह से चलना है, इसी तरह से सोचना है? तो निर्धारित सीमाओं से बाहर जाकर के सोचना, तभी आप कुछ नया निकाल पाएंगे। तो देखिए आपके सामने 9 छोटे छोटे डॉट्स हैं, लाइन से डॉट्स लगे हुए हैं, 3 3 6 3 9। अब आपके सामने एक पजल है, एक पहेली है कि आपको ये 9 ही पॉइंट बिना पेंसिल को पेपर से उठाए हुए, वंस यू स्टार्ट उसको उठाओगे नहीं, और केवल 4 लाइन खींचते हुए ये 9 ही पॉइंट आपस में मिल जाने चाहिए। ड्रॉ 4 स्ट्रेट लाइन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर विच क्रॉस थ्रू ऑल 9 डॉट्स। वो जो 4 लाइनें हैं वो इन 9 डॉट्स को क्रॉस करते हुए गुजरे, यानी कि 9 डॉट्स आपस में मिल जाए। लेकिन ये काम केवल 4 लाइनों में ही होना है। इट्स ए चैलेंज। आप इस वीडियो को यहाँ पर रोकना, पॉज कर देना। सॉल्यूशन निश्चित रूप से वीडियो में आगे दिया हुआ है, लेकिन आप इसको पॉज करके थोड़ी देर आप अपने क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालें। आप खुद अपने आप को चेक करें कि क्या वास्तव में मैं पेंसिल से, पेन से इन 9 डॉट्स को आपस में 4 लाइनें खींच करके मिला सकता हूं कि नहीं मिला सकता। पेंसिल एक बार आपने पेपर पर रख दी तो 4 लाइन खींच कर ही उठानी है, ये ध्यान रखना है। लाइनें 4 ही होनी चाहिए। कोशिश कीजिए। आपको कोई नहीं देख रहा है, मैं भी नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप अपने आप को खुद को देखिए। जैसे नहा धोकर के कांच के सामने संवरते हो ना, बाहर से कैसा दिख रहा हूँ या कैसी दिख रही हूँ, मेरे केस कैसे लग रहे हैं, तो ठीक इसी तरीके से अपने दिमाग को भी देखिए कि क्या मैं इस चैलेंज को सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस समस्या को हल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट कीजिए। वंस यू डू इट, ऑल द बेस्ट कीजिए। और जब आप कर लें 5-7 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद इस वीडियो को वापस चलाएं और देखें। ए सीन आपके सामने है, ये ओरिजिनल पजल है। बी किसी मेरे जैसे आदमी ने पहली बार काम किया, साहब आपने कहा सब पॉइंट मिलाने, तो देखिए 1 2 3 4 और 5 लाइन खींची, तब जाकर के सारे लाइनें मिल गई, सारे 9 के 9 पॉइंट आपस में मिल गए। लेकिन यह नियम का उल्लंघन हो गया, 4 की जगह 5 लाइनें खींचनी पड़ी। सी में जाकर के देखिए, लाइनें तो 4 है, लेकिन चित्र में क्या हुआ, कोने बाहर निकल गए। 4 नंबर का और 3 नंबर का देखिए, कोना बाहर निकल गया। आपको लगा ऐसे कैसे हो सकता है, सीमा से बाहर जाकर के ऐसे कैसे अपन लाइन खींच सकते हैं। तो ये सही पिक्चर है। आप बिना किसी सीमाओं का, आपका जो पॉइंट चित्र भी है जिसमें आप जैसे लोगों ने भी बनाया होगा, कैसा आप इससे बाहर जाकर के थोड़ी कर सकते हैं। तो देखिए सी के अंदर जिसका ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको मैंने पास में दिया हुआ है,
एरो करके दिया हुआ है, तीर का निशान बना करके दिया हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंगुलर, आपके लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड का जो लास्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से लेकर के ऊपर की तरफ तिरछा खींचें, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आएँ, फिर वहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएं और फिर सीधी रेखा से मिला दें। देखिए 9 के 9 पॉइंट आपस में मिल गए 4 लाइनों के अंदर, लेकिन बी की तरह लिमिट से बाहर जाना पड़ा, क्रॉस करना पड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। बॉक्स का मतलब हुआ लिमिट से बाहर जा करके। तो ये एक तरीका है अपनी समझ को आगे बढ़ाने का। आपने मुंबई के डब्बा वाले के, अब देखिए अपन बात कर रहे हैं, जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पिक्चर दिखाई थी, साइकिल पर कुछ लोग डिब्बे लटका करके जा रहे हैं। आपको लगा होगा ये कोई आइसक्रीम के डिब्बे होंगे या काय के डिब्बे होंगे। ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है, बहुत पॉपुलर केस स्टडी है मुंबई की, जिसको अपन बॉम्बे कहते थे। मुंबई की मोस्ट पॉपुलर स्टोरी है ये, और इसको वर्ल्ड वाइड पढ़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में। दुनिया की यानी विश्व की जो बेहतरीन मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, चाहे वो हार्वर्ड है, चाहे येल है, चाहे स्टैनफोर्ड है, चाहे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मैनेजमेंट स्कूल्स IIMs हैं, उसमें इस स्टोरी को पढ़ाया जा रहा है। आप जब इसको सुनोगे, देखोगे, तो आप भी वंडर करोगे, आपको भी आश्चर्य लगेगा कि आज हम 21वीं सदी के अंदर, जिसको हम IT एरा कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहते हैं, जहाँ हम मशीनों और टेक्नोलॉजी के इतने आदी भी नहीं, इतने उसके ऊपर निर्भर हो गए हैं कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, उसके बिना काम ही नहीं कर सकते। आज अगर किसी व्यक्ति के पास में मोबाइल नहीं, और मोबाइल भी एंड्रॉयड नहीं है, 3G और 4G नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, कैसा लगता है आपको कि मैं इस दुनिया में शायद इस समाज के लायक ही नहीं हूं। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कितनी घुस गई है, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर कितने निर्भर हो गए हैं। इस जीवन में, इस संसार में, इस समाज में जो टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गया है, उस टेक्नोलॉजी के युग में दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड। अब 10वीं पास भी कोई मायने नहीं रखता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल एजुकेशन, कि साहब आप क्या किए हुए, साहब कंप्यूटर एरा है, BCA किया हुआ है, BE कंप्यूटर में किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, नर्सिंग का ऐसा कोर्स किया हुआ है, फार्माकोलॉजी का ऐसा कोर्स किया हुआ है। ऐसे हाईली टेक्नोलॉजिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या प्रोफेशनल कोर्सों से पढ़े लिखे युवाओं की इस समाज में बहुत कम पढ़े लिखे, या यूं कहूँ आज की भाषा में अनपढ़ लोगों द्वारा चलाया जाने वाला संगठन है ये। ऐसा संगठन जिसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है, फिर भी गलतियां नहीं होती। आप जब आगे जाओगे मैनेजमेंट के फील्ड में, तो गलतियों को कम से कम करने के लिए 6 सिग्मा वर्ड यूज किया जाता है। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज सो गुड कि जहां पर एरर होती ही नहीं है, गलतियां होती ही नहीं है, और होती है तो बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कभी कभार, लाखों में एक बार, तो उसको आज की तारीख में कंपनियां 6 सिग्मा का सर्टिफिकेट लेती है इंटरनेशनल एजेंसीज से कि माई कंपनी इज 6 सिग्मा सर्टिफाइड। मीन्स मेरे यहाँ गलतियां होती ही नहीं है। आप जो कहानी सुनने जा रहे हो, जो कहानी देखने जा रहे हो,
वो अतीत की, ऐतिहासिक, पुरातन नहीं है, मिथ भी नहीं है, काल्पनिक भी नहीं है, कोई उपन्यास की कहानी नहीं है। आज भी 100 साल से चली आ रही कंपनी है, 100 साल से ज़्यादा समय से चलता आ रहा संगठन है, आज भी काम कर रहा है। इसको देख करके सीखना चाहिए, मैनेजमेंट सीखना चाहिए, कैसे करते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट वास्तव में ऐसी ऐसी छोटी छोटी संस्थाओं को, छोटे छोटे परिवारों को, छोटे छोटे समूहों को काम करके देखने से ही सीख पाएंगे। निश्चित रूप से अपन बीकॉम करेंगे तो मैनेजमेंट को सिलेबस के हिसाब से मेरे जैसे टीचर्स के साथ रह करके पढ़ करके सीखेंगे, एग्ज़ाम भी देंगे, 100 में से 70, 80, 90, 100 भी लाएंगे। लेकिन अगर आपको वास्तव में एक सफल, एक अच्छा मैनेजर बनना है तो आपको ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को, छोटे छोटे संगठनों को, छोटे छोटे समूहों को काम करते हुए देखना चाहिए। उनके काम करने के तरीके, उनके द्वारा काम में लिए जा रहे साधन, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, उनका काम करने का तरीका, उनके काम के परिणाम और उस परिणामों के अंदर उनके द्वारा की जा रही गलतियां, उनको देखो। तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। ये डिब्बा वाला है, पहले आपने खाली डिब्बा देखा, हाँ ये डिब्बा खाली नहीं है, इस डिब्बे में कुछ है। ये डिब्बा है आइसक्रीम का भी नहीं है। अगर आइसक्रीम का भी होता तो एक डिब्बा होता। आपने अपनी गली के अंदर आइसक्रीम बेचने वाला आता, डिब्बा लेकर के आपने देखा होगा। ये गोल गोल छोटे छोटे डिब्बे हैं। ये डिब्बे अपनी यहाँ की भाषा में इसको बोलते हैं टिफिन है। जब अपन घर से काम करने के लिए कहीं जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं या नौकरी पे जाते हैं या कहीं काम करने के लिए जाते हैं, तो दोपहर का खाना साथ लेकर के जाते हैं, वो टिफिन है। तो टिफिन की कहानी बहुत अच्छी है, बहुत रोचक है, बहुत ज्ञानवर्धक है। देखिए, बारे में तो सुना ही होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं की और उनके पीछे का मोटो और इंस्पिरेशन की। सो लेट्स बिगिन। महादेव हवजी नाम के एक व्यक्ति ने 1890 में मुंबई में लंच डिलीवरी सर्विस शुरू करी थी। शुरुआत में उन्होंने तकरीबन 100 लोगों के साथ मिलकर ये महान कार्य की शुरुआत की थी। बाद में 1956 में नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स ट्रस्ट के नाम से ये चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, जो कि अगर आज बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 5000 से ज़्यादा डब्बा वाला काम कर रहे हैं, जबकि उनके पास आज 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। देखिए, 5000 व्यक्तियों का संगठन है। कितना बड़ा संगठन है? 5000 लोग काम कर रहे हैं। और उसके ग्राहक कितने संगठन के? 2 लाख से भी ज़्यादा ग्राहक हैं। कितना बड़ा क्लाइंटेज है। ये 5000 लोग 2 लाख लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। उन 2 लाख लोगों को अपने काम का परिणाम दे रहे हैं। देखिए, जिनको वो लोग हर रोज टिफिन डिलीवर करते हैं। मतलब कि हर एक डब्बा वाला 30 से 40 टिफिन कैरी करता है, और वो भी मुंबई की क्राउडेड लोकल ट्रेन्स में। डब्बा वाला की खास बात यह है कि उनकी सर्विस 365 डेज अवेलेबल होती है। फिर चाहे कितनी भी बारिश हो, ठंड हो या फिर गर्मी हो। मुंबई में उनके बारे में कहा जाता है कि इन हैवी रेन लोकल ट्रेन्स में स्टॉप बट डब्बा वाला नेवर स्टॉप। सरप्राइजिंग बात यह है कि उन सबकी एवरेज लिटरेसी 8वीं पास है, फिर भी उनकी एरर रेट है 1 in 16 मिलियन। मतलब देखिए, मैंने आपसे कहा था स्टोरी के शुरुआत में कि जो डिब्बे वाले 5000 लोग काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज लिटरेसी का मतलब है पढ़े लिखे, औसतन 8वीं पास है। औसतन है, जरूरी नहीं सभी 8वीं पास होंगे, कोई 10वीं 12वीं भी होगा तो कोई 5वीं पास भी होगा। और 16 लाख बार काम करने पर एक बार गलती होती है। 1 in 16 मिलियन।
आप में से बहुत सारे लोगों ने मुंबई का जीवन शायद नहीं देखा होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप YouTube पर जाइए, मुंबई का जीवन कैसा है, मुंबईकर जिसको बोलते हैं मुंबईकर, मुंबईया। फिल्मों में आपने मुंबई को देखा होगा, लेकिन बॉम्बे की लाइफ कैसी है इसको आप कुछ मिनट तक मूवी के रूप में देखिए। जिन ट्रेन का हवाला इस वीडियो में दिया गया, ये बॉम्बे की लाइफ लाइन है। बॉम्बे नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक रात को 2 बजे तक और सुबह 4 बजे से ये ट्रेनें चलती ही रहती है। मेट्रो ट्रेन जिनको हम बोलते हैं मुंबई की, और इसमें रोज के करोड़ों लोग आते जाते हैं। और मुंबई में रहने वाला व्यक्ति अपने घर से न जाने कितने किलोमीटर दूर नौकरी करता है। रोज का वो 2-2, 3-3 घंटे का आने जाने का सफ़र करता है। 9 बजे अगर ऑफिस पहुंचना है तो हो सकता है वो घर से सुबह 6:30 बजे निकला हो सकता है घर से सुबह 7 बजे निकला हो। मुंबई का जीवन अपने आप में बहुत ही विशेष प्रकार का जीवन है। उस जीवन को जब समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस डिब्बे वाले की यूटिलिटी क्या है। आगे बढ़ते हैं तो ये कम पढ़े लिखे लोग जो काम कर रहे हैं उनकी गलती की संख्या 16 लाख में केवल एक बार है। यह हुआ कि हर 1.5 करोड़ डिलीवरी में महज एक भूल होने के चांस रहता है, और वो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किए बिना। उनका मोटो है, कस्टमर राजा नहीं बल्कि महाराजा है। ऑनेस्टी उनकी स्ट्रेंथ है। वह लोग हे दोस्तों, आपने ट्रस्ट रजिस्टर हुआ सरप्राइजिंग बात यह है कि उन सबकी एवरेज लिटरेसी 8वीं पास है, फिर भी उनकी एरर रेट है 1 in 16 मिलियन। मतलब यह हुआ कि हर 1.5 करोड़ डिलीवरी में महज एक भूल होने के चांस रहता है, और वो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किए बिना। उनका मोटो है, कस्टमर राजा नहीं बल्कि महाराजा है। ऑनेस्टी उनकी स्ट्रेंथ है। वह लोग किसी भी कस्टमर से टिप नहीं लेते। डिब्बा वाले लोग डिब्बे के साथ वैल्यू एडेड सर्विस भी कस्टमर्स को देते हैं। देखिए, यहाँ फिर रोक रहा हूँ, कितनी सुंदर बात कही है। डिब्बे वालों के लिए ग्राहक देवता होता है। ऐसा हम दुकानों पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपने कई बार बाहर लिखा हुआ देखा होगा, ग्राहक देवता है। देवता तो फिर भी इनविजिबल होता है, इसलिए महाराजा है। और हम केवल उनका डिब्बा घर से उनके काम करने की जगह पर नहीं पहुंचा रहे हैं। इन डिब्बा वालों का काम है कि वो व्यक्ति जो सुबह 6:30 बजे घर से निकल गया और उसका दोपहर की जो छुट्टी होती है, लंच का जो टाइम होता है, वो दोपहर में 1 बजे होगा, उस वक्त उसको घर का खाना मिले। अगर वो सुबह 6:30 बजे उसके घर वाले बना करके डालेंगे, वो 1 बजे तक खाएगा, तब तक तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। प्लस घर वालों के लिए सुबह 6:30 बजे खाना तैयार करना भी कितनी बड़ी समस्या है। तो घर वाले आसानी से खाना तैयार करें, 9-10 बजे खाना बनाए और उस टिफ़िन को बाद में किसी के साथ भिजवा दे, और खाने वाला व्यक्ति भी 1 बजे तक उसको आसानी से खा ले। तो घर से टिफ़िन भरा हुआ ले जाना और ऑफिस में 1 बजे लंच करने के बाद जब 2 बजे वो टिफ़िन खाली हो जाता है, तो उस खाली टिफ़िन को भी वापस घर पहुंचाना। ऐसा नहीं खाली टिफ़िन आप अपने साथ जब ऑफिस से निकलोगे तो लेके जाओगे, नहीं। बॉम्बे जैसी भागती हुई ज़िंदगी में सामान को साथ में कैरी करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो टिफ़िन आपके घर से उठाया, आपके ऑफिस पहुंचाया, आपने भोजन कर लिया, उसके बाद खाली डिब्बा आपके पहुंचने से पहले घर पहुंच रहा है। तो बेसिक टास्क क्या है? बेसिक काम है टिफ़िन पहुंचाना और खाली हुआ टिफ़िन वापस घर लेकर के आना। लेकिन इसके साथ साथ कई बार
जैसा इन्होंने क्या कहा, मोटो क्या है कि कस्टमर महाराजा है। मेरी ड्यूटी क्या है, टिफ़िन घर से ले जाना, ऑफिस पहुंचाना, खाली डिब्बा वापस घर लाना। लेकिन जब आप रोज़ अपने घर से किसी का टिफ़िन ले जा रहे हो और किसी व्यक्ति के ऑफिस में पहुंचा रहे हो, तो आपके इनफॉर्मल रिलेशन हो जाते हैं। तो कई बार आप कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर देते हो। जैसे आप सुबह सुबह भागते हुए निकले, इम्पॉर्टेंट चीज़ पीछे रह गई, कोई कागज़ पीछे छूट गया, चश्मा छूट गया, पर्स छूट गया, मोबाइल भूल गए। जब वो टिफ़िन लेने आता है टिफ़िन वाला, तो घर वाले उस छूट गए सामान को भी उनके साथ देते हैं। वो उसको टिफ़िन के साथ में ऑफिस में पहुंचा देता है। कितना काम आया वो टिफ़िन वाला। लेकिन ये सब चीज़ें, इसके अलावा इसमें एक वर्ड यूज़ किया, ऑनेस्टी। टिफ़िन के अंदर कभी भी हेरा फेरी नहीं होती। जोधपुर शहर के अंदर या बॉम्बे में या अमेरिका में अभी आपके ये होम डिलीवरी की सर्विसेज चल रही है, ये जोमेटो और ये एस पर क्या है, स्विगी। आप ऑर्डर करो, आपको घर बैठे डोसा खाने को मिलेगा, खाना खाने को मिलेगा। तो आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति वो बीच में ही कुछ खा लेता है, कुछ चीज़ें गायब कर देता है। यही नहीं, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जब आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो, कई बार आपको सुनने को मिलता है कि साहब फ़ोन मंगाया था या घड़ी मंगाई थी, डिब्बा खोला, अंदर से पत्थर निकला। कितनी इज्जत खराब होती है कंपनी की। लेकिन ये डिब्बे वाले कभी भी ऐसा नहीं करते। ऑनेस्टी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। घर वालों ने भरोसा करके टिफ़िन के साथ में अगर चश्मा भी दिया है, आपको एटीएम कार्ड भी दिया है, पर्स भी दिया है, मोबाइल भी दिया है, कोई लैपटॉप भी दिया है, ईमानदारी से वहाँ तक पहुँचाएंगे। और वो टिफ़िन के अलावा किया है, इसलिए उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेते। हम होटलों में खाना खाने जाते हैं, जब खाना खाकर उठते हैं तो भोजन करने के बाद में उस वेटर को हम कुछ एक्स्ट्रा दे करके आते हैं, टिप दे करके आते हैं। ये टिफ़िन वाले टिप भी नहीं लेते। देखिए कितना सुंदर सर्विस है इनका। जैसे कि कोई कस्टमर अपना चश्मा घर भूल गया है या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो, तो वो लोग टिफ़िन के साथ डिलीवर करते हैं। नॉर्मली एक टिफ़िन 5 या 6 डब्बा वाला के पास होकर गुजरती है, फिर भी उनके एक्चुअल डेस्टिनेशन पहुंचती है, और वो भी आइडियल लंच टाइम 1 बजे से पहले। डिब्बा वाले लोग ना ही सिर्फ 1 बजे से पहले डिब्बा पहुंचाते हैं, बल्कि वो लोग लंच टाइम पूरा होने के बाद टिफ़िन को रिस्पेक्टिव घर भी वापस डिलीवर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर कस्टमर को वह लोग एक दिन में 2 डिलीवरी करते हैं, और वो भी 500 रुपीज़ पर मंथ जैसे कम दाम में। मुंबई जैसे क्राउडेड सिटी में 2 लाख डिलीवरी करना, और वो भी टू एंड फ्रो, मतलब कि 4 लाख डिलीवरी पर डे ऑलमोस्ट विदाउट अ सिंगल एरर, ये अपने आप में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बड़ा एग्जाम्पल है। और तभी हार्वर्ड और IIM जैसी बड़ी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ने उस पर केस स्टडीज भी की है। तो डब्बा वाला से आप और हम क्या सीख सकते हैं? द फर्स्ट वन इज वी डोंट नीड टेक्नोलॉजी टू बी एफिशिएंट। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज़ अ ग्रेट टूल, पर जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कम कंट्रोल करते हैं और टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा कंट्रोल करती है, क्योंकि हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं टेक्नोलॉजी से। तो आज भी उनका सिस्टम इतना रोबस्ट है कि उन्हें कोई मैसेजेस, SMS या फिर ईमेल्स करने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट मॉडल है जो अपने आप ही चल रही है। द सेकेंड पॉइंट इज अ गुड टीम इज़ अ ग्रेट एसेट। बिजनेस में कई बार लोग बहुत सारी चीज़ें अकेले ही करने की मिस्टेक करते हैं, और उसका रिजल्ट यह होता है कि वह लोग कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो जब हम सोचते हैं कि हर एक अच्छा एम्प्लॉय एक एसेट है
और जब हम इन अच्छे एम्प्लॉयज़ को साथ में रखेंगे टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, कॉमन प्रोसेस एंड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, तो वो एक वेल ऑयल मशीन, एक स्मूथ प्रोसेस बन जाता है उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए। एनी गुड टीम वर्क इज अ ग्रेट एसेट फॉर एनी कंपनी और एनी कंट्री और एनी सर्विस। देखा होगा आपने, टेक्नोलॉजी का कम से कम उपयोग करते हुए, कम का मतलब इस केस में तो देखिए हो ही नहीं रहा है। ह्यूमन एसेट सबसे इंपॉर्टेंट है, टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस टेक्नोलॉजिकल युग में एक नया विचार जो आ रहा है ना, सिंगल लिविंग, सोल लिलीनेस, एकाकीपन, सारा काम मैं खुद ही कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, टीम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, उस टीम को अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, उस टीम को अच्छे से लीडरशिप देनी पड़ती है, उस टीम को अच्छे से मोटिवेट करना पड़ता है, उस टीम के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, उस टीम के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ये जो 5 शब्द बोले हैं ना, यही मैनेजमेंट है। You are supposed to learn these 5 attributes, 5 skills if you want to be a good, effective and successful manager. I think so. आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोनों ही स्टोरी, एक खाली डिब्बा, एक भरा हुआ डिब्बा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग था और एक स्टोरी थी जिसको देख करके सीखना है। जब मैं देख के सीखने की बात करता हूँ तो इस डिब्बे वाले की जैसा ही और उससे भी अच्छा उदाहरण है। हम सब के घर हैं, हम सब घर में रहते हैं। घर का आधार, घर का बेस कौन है? 2 लोग हैं। एक घर का मुखिया जो घर के लिए बाहर का सारा काम करता है, आय कमाना, काम करना, काम का बंटवारा करना, सबकी देख रेख करना। एक घर के अंदर है जो सबको सर्व करती है, और उस घर के अंदर सबके घर में एक कारखाना है, एक फैक्ट्री है, वो है रसोई। और उस घर का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पहिया, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो गृहिणी का है। चाहे वो मेरी माँ है, चाहे धर्म पत्नी है, चाहे मेरी भाभी है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरी दादी है, जो उस घर के अंदर खाना बनाने का जिम्मा लेकर के बैठी है, घर चलाने का जिम्मा जिसके ऊपर है। और उस घर में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं या घर के अंदर आने वाले मेहमान हैं, उन सब का भरण पोषण उस रसोई से हो रहा है, उस गृहिणी के द्वारा हो रहा है। हमारे घर में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा परिवार एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। और जहाँ पर जॉइंट फैमिली है, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूँ कि हमें भारत जैसे एक सनातन देश में जन्म मिला। और इस भारत की संस्कृति का मूल आधार है संयुक्त परिवार प्रथा। आप लोग गांवों में रह रहे हैं, अभी आपको महानगरों की हवा नहीं लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ पर भी संयुक्त परिवार होगा, जॉइंट फैमिली होगी, जहाँ पर आपके ताऊ जी, चाचा जी, दादाजी, कुल मिलाकर के 10, 15, 20 लोग एक साथ रहते होंगे। वो अपने आप में एक संगठन है, वो अपने आप में एक यूनिट है। उस संगठन को देख करके सीखना है, कैसे चल रहा है मेरा परिवार,
पीढ़ियाँ गुजर गई, 2 पीढ़ियाँ निकल गई, 3 पीढ़ियाँ निकल गई, 4 पीढ़ियाँ निकल गई, हम तो 7-7 पीढ़ियों की बातें करते हैं। कैसे हमारे पुरखों ने हमारे परिवार को आगे बढ़ाया, कैसे हमारे पुरखों ने इतनी संपत्ति अर्जित की और हमारे लिए इस प्रकार की सुविधाएं खड़ी की। उस कहानी के इतिहास में जब कभी भी जाओगे तो 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले शायद आपको मिलेगा कि साहब हमारे पुरखे उस गांव से मजूरी के लिए यहाँ आए थे। आज हमारे पास में 100 बीघा ज़मीन है, 4 ट्यूबवेल है, घर में 2 गाड़ियाँ हैं, हमारे 2 मकान हैं। जीरो से आज आप करोड़पति हो। इस संगठन को इतना समृद्धशाली बनाने का काम हमारे पुरखों ने किया, हमारे पुरातन अभिभावकों ने किया। सीखने की ज़रूरत है, उसको देखो परिवार कैसे चलता है। आज जब भी समाज में बैठें, परिवारों की बातें करते हैं, व्यक्तियों के व्यवहार की बात करते हैं, तो एक अच्छे परिवार की हम तारीफ करते हैं कि साहब देखो इनके घर में कितने अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग का मतलब खूबसूरती से नहीं है, अच्छे लोग का मतलब ताकत का प्रदर्शन करने से नहीं है कि सबके पास में एक स्कॉर्पियो और बोलेरो है। नहीं, सबके बीच में कितना प्रेम है, सबके बीच में कैसा एक दूसरे से जुड़ाव है, कैसे एक साथ खड़े हो जाते हैं संकट आने पर, कैसे शादी विवाह के उत्सव के समय झूमते हैं, कितनी अच्छी खुशियां हैं, कितनी समृद्धता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि अगर मैनेजमेंट को सीखना है, छोटे से छोटे काम को बहुत करीब से देखें। गाय, भैंस, बकरियां चराने वाला, एवड़ चराने वाला जो रबारी है, जो गौपालक है, कैसे 200-400 भेड़ बकरियों को लेकर के चलता है, कैसे ऊंट के टोले को लेकर के चलता है, कैसे इतना बड़ा खेत है, इतनी बीघा जमीन है जिसके अंदर खेती की पैदावार मेरे घर वाले करवाते हैं, कैसे उसकी योजना बनाते होंगे। घर के अंदर 15-20 अगर सदस्य हैं और 10-20 बाहर से मेहमान आने वाले हैं, माँ या दादी या ताई जी, बड़ी मम्मी या चाची मिलकर के कैसे खाना बनाती है। और मैं तो कह रहा हूँ छोटा घर भी है, 4-5 सदस्यों का परिवार भी है। क्या कभी आपने माँ के मुंह से ये सुना क्या कि आज शक्कर नहीं है, फीकी चाय पी लो, दूध फीका पी लो, आज नमक नहीं है, आज घर में गेहूं आटा नहीं है, रोटी नहीं बनेगी। कैसे मैनेज करती है माँ। घर में 5 सदस्य, 5 को अलग अलग तरह का स्वाद है। किसी को दाल अच्छी नहीं लगती है, किसी को लगती है, किसी को तेज नमक अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, किसी को बैंगन चाहिए, किसी को लौकी चाहिए, किसी को आलू चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। कैसे दादी या माँ जो रसोई का जिम्मा लेकर के बैठी है, सबको सेटिस्फाइडली भोजन करवाती है, किसी को नाराज नहीं करती। उस माँ से, उस दादी से भी मैनेजमेंट सीखा जा सकता है। उस रसोई के अंदर न जाने कितने तरह का सामान पड़ा है, लेकिन उस माँ को सब पता है कहाँ पड़ा है और कितना है, कब खत्म होने वाला है और कब बाजार से खरीद करके वापस लाना है। दैट्स ए मैनेजमेंट। It's a home management, it's a kitchen management, it's a family management. So दोस्तों, मैनेजमेंट छोटी से छोटे काम को भी बहुत करीब से देख करके सीखा जा सकता है। कैसे इसमें गलती नहीं हो, और जो भी मैं काम कर रहा हूं उससे, जिसके लिए कर रहा हूं, वो सेटिस्फाइड फील करे, संतुष्ट होकर के जाए। किसी आयोजन में मुझे छोटा सा छोटा काम, पानी पिलाने का काम मिला, मान लो, मैं उस पानी पिलाने के काम को भी
कितने अच्छे से कर सकता हूं कि लोगों को आनंद आए, दे फील कंफर्टेबल, दे फील सेटिस्फाइड। जरूरी नहीं कि आपको मिठाई परोसने का ही काम मिले किसी काम में। जब अपन छोटे होते हैं तो अपने को घर में जब आयोजन होता है तो शायद सबसे छोटा काम देते हैं घर वाले, या तो पानी पिलाने का या नमक लेकर के चलो, पूछो लोगों को नमक चाहिए किसी को। मैं इस छोटे से काम को भी कितना सुंदर तरीके से कर सकता हूं। यह मैनेजमेंट है दोस्तों। मैनेजमेंट को समझो, मैनेजमेंट को करीब से देख करके समझो। अपने आसपास न जाने कितनी ही घटनाएं होती है, कितने ही काम होते हैं, हम उसको जानबूझ करके नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। मेरे को क्या करना है, करना तो नहीं है। मुझे एवड़ नहीं चरानी, मुझे बकरियां नहीं चरानी, मुझे ऊंट के टोड़े नहीं ले जाने, मुझे प्याऊ पर पानी नहीं पिलाना, पता है मुझे। लेकिन अगर मैं कुछ पल निकाल करके उस व्यक्ति को देखूंगा, उस व्यक्ति के काम करने के तरीके को देखूंगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। सीखिए, ये सीखने के लिए ही है। पढ़ाई का मतलब ही सीखना है। एजुकेशन मीन्स टू लर्न। आई थिंक सो आपको कुछ आनंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। गॉड ब्लेस यू कि आप सीखें। सिर्फ एक चीज़ रखें अपने अंदर, सीखने की लालसा। जैसे भूख लगती है, पानी की आवश्यकता होती है, प्यास लगती है, तो सीखने की भी लालसा होनी चाहिए। बाकी तो दुनिया में बहुत कुछ है, अपने आप आ जाएगा। तो सीखने की इच्छा रखोगे तो सीख लोगे, और जब सीख लोगे तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे, आप अच्छे मैनेजर बन जाओगे। पुनः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जिज्ञासु बने, और आपसे प्रार्थना करता हूं अगर ऐसी जिज्ञासा जब कभी भी मन में जागे तो उसको दबाएं नहीं, उसको धक्का नहीं दें, उसको देख करके अनदेखा नहीं करें। आप उसके पीछे लग जाएं, सीखें, जानने की कोशिश करें। कोई भी प्रश्न मन में आता है, ये ऐसा क्यों हुआ, उसका उत्तर जानने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ध्यान रखें, घर पर रुके रहें, मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। आपका और परिवार का, पूरे समाज का ध्यान रखें, सबकी सुरक्षा करें। थैंक यू।